Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I will explain the whole detail of the mechanical engineering student. So, how to take admission to the what is the future scope of the mechanical engineer in a private sector or government sector. How many years of engineering in the mechanical engineering. So, watch the video till the end. So start the video. So first I will discuss and I will explain about years of engineering. How many years of engineering for mechanical engineering student. So first one, mechanical engineering is divided into two sector. First is the after completion of the 10th, we will take admission in diploma for 3 years, and after diploma completion of diploma, take admission in Bachelor of Engineering for 3 years. Means total of engineering is 6 years, and then second is the after completion of 10th, student will take admission in 12th standard, 11th standard and 12th standard. After completion of 11th, 12th, 2 years, taking admission in Bachelor of Engineering for 4 years. Means 11th and 12th 2 years and B 4 years. Means total 6 years of engineering. Means both are same for if both are same year, 6 6. After diploma completion, common entrance exam is the DIT set for taking admission in B after diploma. DIT set, as per DIT set score, we will get any government or private colleges for the B. Then after 12th entrance exam is good set and J or Z mains. Uh, this is all about education process. After 12th, you can take admission in IITs. After 12th, you can take admission in IITs. उसमें जो एग्ज़ाम आते रहती है वो होती है जी मेंस जी एडवांस। उसके वो स्कोर के हिसाब से आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। सो जो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सब्जेक्ट में बात करें तो अब बेसिक और फाउंडेशन सब्जेक्ट आते हैं जो बेसिक होते हैं, जो जनरल सब्जेक्ट किए जाते हैं उसमें कॉलेजेस में। तो उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो आपने 12th में और डिप्लोमा में पढ़ा ही रहता है फर्स्ट ईयर में। तो उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेसिक सब्जेक्ट है, वो आपको पढ़ना रहता है क्योंकि मैथ्स के बिना तो इंजीनियरिंग अधूरा है। तो उसके बाद आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो उसमें स्टैटिक और डायनेमिक पढ़ाया जाता है मशीन के बारे में। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें सारे मशीन ड्राइंग और बेसिक ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक ड्राइंग पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। उसके बाद आता है BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसमें सब इलेक्ट्रिकल के बेसिक लॉ सब पढ़ाया जाता है। लाइक आपने पढ़ाई होगा ओहम्स लॉ, क्रिचॉफ लॉ, वो सब बेसिक इसमें पढ़ाया जाता है। सर्किट कैसे काम करता है, सर्किट कैसी होती है, सब पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फॉर इंजीनियर, जिसमें CNC और VMC का सब प्रोग्राम पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम कोर सब्जेक्ट की बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो कोर सब्जेक्ट में आते हैं, फर्स्ट आता है जो थर्मोडायनेमिक्स, द हार्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। थर्मोडायनेमिक्स में सब आपको बेसिक लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का आपने लॉ तो पढ़ा ही होगा 12th में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब लॉ आपको पढ़ाया जाता है। कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल एक्सेट्रा, वो सब आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें सभी प्रकार के सभी टाइप्स के फ्लूइड को आपको पढ़ाया जाएगा। देन आफ्टर आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थियोरी ऑफ मशीन, हीट एंड मास ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, मशीन डिज़ाइन। दैन इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मेट्रोलॉजी, उसमें आपको सब इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ाया जाता है, कितने टाइप के आयरन होते हैं, कॉपर है, ब्रास है, निकल है, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी। प्रॉपर्टी में क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ कैसी है, वो सब आपको इसमें पढ़ाया जाए। उसके बाद आता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में क्या होता है, सभी प्रकार के जो इंस्पेक्शन के डिवाइस होते हैं,
लाइक वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, वो सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। प्रेशर गेज है, यूट्यूब मैनोमीटर है, वो सभी टाइप के जो क्वालिटी के जो डिवाइसेस है वो सब मेट्रोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आता है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन एंड गैस टरबाइन। आईसी इंजन में क्या है, तो आपको अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाएगा। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में आपको फर्स्ट वन ये जो रेफ्रिजरेटर है वो सब पढ़ाया जाएगा। और आईसी इंजन में पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन सबको आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। गैस टरबाइन जो पावर प्लांट में यूज़ होता है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आफ्टर आता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो हमारे घरों में एसी होती है, रेफ्रिजरेटर होता है, वो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज बी में आपको पढ़ाया जाएगा। देन पावर प्लांट इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मर्ज करके जो सब्जेक्ट बनाया है वो है मेकाट्रॉनिक्स। उसके बाद आता है ऑटोमेशन बेसिक। कंट्रोल इंजीनियरिंग, जो मैंने आपको मेट्रोलॉजी में बताया, सभी टाइप के डिवाइसेस पढ़ाए जाते हैं, वही सेम इस पर इस कंट्रोल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन में जो मैकेनिकल डिवाइसेस में जितने वाइब्रेशन आते हैं, जो डैम्प होते हैं, जो हम जानते हैं, जैसे डैम्प का काम क्या है, जो वाइब्रेशन आता है जो मशीन में उसको एब्जॉर्ब करता है। तो वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, किसे मिस अलाइनमेंट की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो उसको आपको वाइब्रेशन सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। देन आफ्टर आता है अप्लाइड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सब्जेक्ट। ये सभी सब्जेक्ट बहुत यूजफुल है फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल वी वर्क इन द सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सबसे पहले जो डिज़ाइन किया जाता है कि हमको कैसा मशीन चाहिए, जो कौन से पर्पस के लिए चाहिए, तो उसको एज पर द रिक्वायरमेंट डिज़ाइन किया जाता है R&D डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। उसके बाद डिज़ाइन के हिसाब से उसमें फाउंड्री में उसका जो बेड होता है, लीड स्क्रू, फीड स्क्रू सब होता है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय कास्टिंग। हाँ, तो सो उसको कास्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। उसके बाद उसको जो कास्टिंग किया हुआ पार्ट हो उसको मशीनिंग के लिए भेजा जाता है प्लांट में। तो वहाँ सब ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग मशीन सब करके उसको फिनिश किया जाता है पार्ट को। और उसके बाद उसको सब जो इंडक्शन मोटर, लीड स्क्रू, फीड स्क्रू सबको असेंबल करके एक सीएनसी मशीन बनाया जाता है। तो उसमें जो रॉ मटेरियल से जो फिनिश प्रोडक्ट बनने तक उसको जो प्लान किया जाता है उसको प्लानिंग बोलते हैं। जो सब्जेक्ट में उसके जो प्रोसेस को जो कंट्रोल किया जाता है कि उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, उसमें मार्जिन कितना लगेगा, उसमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए, उसको उसमें जो सब प्रोसेस को एज पर टाइम टेबल कंट्रोल करते हैं उसको कंट्रोल कहते हैं, प्लानिंग इन कंट्रोल। ऑपरेशन रिसर्च, सॉरी, ऑपरेशन रिसर्च एंड फाइन एंड एलिमेंट एनालिसिस, केड कैम सीए, जो जैसे कि मैंने प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल में बताया है, उसमें उसमें ही केड कैम और सीए का काम होता है। केड मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम मीन्स कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सीए मीन्स कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो ये कैड कैम और सीए में है। तो सॉफ्टवेयर उसमें कौन कौन से यूज होता है, फॉर एग्जांपल ऑटोगेट, सॉलिड वर्क, क्रियो, आंसिस, कातिया, ये सब जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है वो एमएनसी कंपनी में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। उसके उसमें डिज़ाइन किया जाता है और उसमें उसकी वजह से प्रोग्राम एंटर करते हैं, और कैम प्रोडक्शन में यूज़ होता है और ये डिज़ाइन में यूज़ होता है केड। ओके, तो उसके बाद आपका फिफ्थ फॉर्म इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिमिलर टू ऑपरेशन रिसर्च, दोनों सब्जेक्ट एक ही ऊपर काम, एक ही प्रिंसिपल के ऊपर बने हैं। उसमें क्या होता है कि जो मशीनिंग प्रोसेस होती है वो कैसे कम से कम कॉस्ट में तैयार हो जाए, और उसमें ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है कि मार्जिन है कि लॉस तो नहीं जा रही है कंपनी में, और प्रॉफिट कितना है, वो सब इसमें डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आता है रोबोटिक्स, इंट्रोडक्टरी इन द सेम करिकुलम, रोबोटिक्स। उसके बाद हम बात करें हाउ मेनी आईआईटीज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाउ मेनी आईआईटी बेस्ट आईआईटीज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। Here I will explain, I was explain this all the detail about IITs, but I only say about best IITs for mechanical engineering. First one is the IIT Bombay, is the best for mechanical engineering. Then IIT Mandi, then IIT Kharagpur, then IIT Kanpur, then
IIT Guwahati is also best for mechanical engineering. Then IIT Madras is the best for mechanical engineering, and IIT Patna and IIT Roorkee also best for mechanical engineering, and also IIT Ropar is the also best for mechanical engineering student. And the best colleges, this is all the list of the IIT. Then I will discuss about the best colleges for mechanical engineering in Gujarat. So first one is the SVNIT Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, is located in Surat. Then second one is the LD College of the Engineering Ahmedabad, and the third one is the Maharaja Sayaji Rao University of the Baroda, is the best university in the Gujarat, where from I completed my BTech in mechanical engineering, and best education faculty is there. Graduate from the IITs or etc. IIT Bombay or IIT Kharagpur etc. Then after fourth one is the VGC Chandkheda, is located in Gandhinagar in the Chandkheda Vistar. Then after GEC will come, GEC Gandhinagar, GEC Rajkot, GEC Eli Morbi, GEC Bhavnagar, this all GEC will come after the VGC. Then we discuss about the best private institute in the Gujarat. So first one is the PDPU. Pandit Dindayal Energy University is located in Gandhinagar. Is the best first number private institute in the Gujarat. Sorry. Then after second one is the Institute of Technology, Nirma University, Ahmedabad is located in Ahmedabad. Then after Parul University is located in Vadodara. It is the top three private colleges best for engineering. We discuss about future scope in companies. So first one is the traditional core roles, emerging future oriented R&D in innovation, future job role likely to grow, skill that will give you an edge. So I will explain this in detail. Uh, so in private sector, so traditional core roles for mechanical engineer, ट्रेडिशनल कोर रोल में डिजाइन इंजीनियर है, वर्किंग इन केड के टू डिजाइन प्रोडक्ट सिस्टम, जो इसके मैंने बनाया कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। आपको जो बेसिक से एडवांस लेवल में आ गए हैं तो आप डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं। उसमें जो सॉफ्टवेयर है आपको जानने चाहिए वो है सॉलिड वर्क, ऑटोकेड, काटिया, क्रियो और आंसिस। उसके बाद है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, जो डिज़ाइन किया हुआ जो प्रोडक्ट है उसको जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बोलते हैं। उसके बाद जो मेंटेनेंस इंजीनियर, इंश्योरिंग मशीनरी वर्क एफिशिएंटली, मशीन कैसे एफिशिएंटली वर्क करेगा और मशीन में कोई खामी तो नहीं है वो सब डिसाइड करने के लिए, और मशीन में अगर ब्रेकडाउन हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए मेंटेनेंस इंजीनियर का काम रहता है। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग इंजीनियर, जो प्रोडक्ट जो तैयार होती है उसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो क्वालिटी चेक करते हैं कि उसमें कोई प्रोडक्ट में कोई खामी तो नहीं रहेगी, उसको क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग इंजीनियर बोलते हैं। उसमें सब जो लाइकली इंडस्ट्रियाँ हैं तो उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एरोस्पेस और हेवी मशीनरी इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा हब है तो वो है जर्मनी, उसमें है मर्सिडीज, BMW, वॉल्क्सवैगन, वो सब कंपनियाँ इसमें ऑटोमोबाइल में अंदर आती है। तो गुजरात में और इंडिया में बात करें तो वो टाटा है, महिंद्रा है, एक्सेट्रा, वो सब कंपनियों का प्लांट है, बहुत बढ़िया है। इमर्जिंग एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन एरिया तो उसमें है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, मेकाट्रॉनिक्स, जो मैंने बात प्रीवियसली मैंने बात की कि मर्ज किया हुआ है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को, और मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच बनाया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग विंड टर्बाइन, सोलर सिस्टम एंड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। जो रिन्यू होती है एनर्जी उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, जो आपने पढ़ाई है 12th और 11th में। ईवी व्हीकल, जो अभी इंडिया में ट्रेंड चला है ईवी व्हीकल का, जो आपने देखा होगा BE6 कर्व है, जो महिंद्रा की या टाटा की कर्व है और महिंद्रा की BE6 है, वो बहुत बढ़िया गाड़ी निकाली है, तो उसमें वो ऑटोमोबाइल का हब है और ईवी इंडस्ट्री में बहुत आगे जा रहा है इंडिया। उसके बाद आता है एडिप्टिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, क्रिएटिंग पार्ट्स फास्टर एंड विथ लेस वेस्ट। जो 3D प्रिंटिंग है वो बहुत
कॉम्प्लेक्स पार्ट को इजीली बना देता है। देखिए जैसे कि आपने प्लास्टिक के पार्ट देखे हैं कि जो एयर कंडीशनिंग में और जो छोटे छोटे बच्चों के जो क्या बोलते हैं जो साधन आते हैं, उसमें जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, उसको 3D प्रिंटिंग से बनाया जाता है जो प्लास्टिक का होते हैं वो। इंडस्ट्री 4.0 स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। देन आफ्टर आता है R&D एंड इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर लाइट वेट मटेरियल। जैसे कि हम कार्बन फाइबर का तो नाम सुना ही होगा, जो बहुत कम वेट है, लाइट वेट वस्तु है और बहुत महंगी चीज़ है। जो आपने सबने सुनी होगी, जो साइकिल आती है कार्बन फाइबर की, वो 5 लाख के अराउंड आती है। देन आफ्टर आता है सस्टेनेबल डिज़ाइन, जो एनवायरनमेंट में सस्टेनेबल हो, कोई हजार्ड ना हो, तो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि एनवायरनमेंट का और ह्यूमंस बीइंग का ध्यान रख के सबको सस्टेनेबल तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। देन ऑटोनोमस मशीन एंड ड्रोन्स। ओके। देन आफ्टर आता है फ्यूचर जॉब रोल लाइकली टू ग्रो, जो ह्यूमन का ग्रो हो सके ऐसे फ्यूचर जॉब रोल कौन से। तो उसमें फर्स्ट वन है ऑटोमेशन इंजीनियर। ऑटोमेशन का मैंने बात किया, जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री में होता है वो। रिन्यूएबल एनर्जी डिज़ाइन इंजीनियर, रिन्यूएबल एनर्जी में जो फ्यूचर स्कोप है वो बहुत बढ़िया है। रोबोटिक्स में भी बहुत बढ़िया है, रोबोटिक्स इंटीग्रेशन एंड स्पेशलिस्ट। उसमें भी आपका जो जॉब रोल है बहुत बढ़िया है। उसके बाद डेटा ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होती है उसमें जो डेटा ड्रिवन होता है, उसमें अभी आप बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हो। उसमें आपको AI/ML को थोड़ा जानना पड़ेगा, AI/ML के बारे में। उसके बाद आता है ईवी पावर ट्रेन इंजीनियर। ईवी का जो पावर ट्रेन इंजीनियर है उसमें जो आप काम कर सके, उसमें भी फ्यूचर ग्रो बहुत ज़्यादा है। थर्मल सिस्टम स्पेशलिस्ट, जो आपका थर्मल पावर प्लांट है और एक्सेट्रा, उसमें आपको जो थर्मल पावर प्लांट का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उसमें आप थर्मल सिस्टम स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद स्किल जो आपको चाहिए, तो सबसे बढ़िया स्किल है जो आप अगर जान गए तो वाइट कॉलर जॉब आपको मिल सकती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो फर्स्ट वन है, मैंने आपका जैसे बताया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन स्किल, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग टूल लाइक सॉलिड वर्क, कातिया, ऑटोकैड, एनसिस। अगर ये सब स्किल आपने अचीव कर ली तो आपको बढ़िया से जॉब मिल सकती है इसमें। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। पाइथन है, मैटलैब है, C++ है, वो सब का आपका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है नॉलेज फॉर IoT एंड PLC, प्रोग्राम लॉजिकल कंट्रोल एक्सेट्रा, आपने सुना होगा। और स्काडा का अपने नाम सुना होगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा इक्विगेशन। और उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस की, जो आपको होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपने मैंने बात किया जो फ्यूचर का जो जॉब रोल है उसके बारे में। उसके बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से रोल है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है PSU सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यूनिट में आपका बहुत चांस लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया तो उसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, गेट एग्जाम आती है ग्रेजुएशन के आफ्टर, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में आप दे सकते हैं, और उसके बाद भी आप अटेम्प्ट दे सकते हैं गेट। ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट और इंजीनियर, तो गेट करके एक एग्जाम आती है, वो आप दे के PSU में एंटर हो सकते हैं। अगर आपको 60 से 70 मार्क्स आते हैं गेट में तो आपको कॉल लेटर आता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होता है, और इंटरव्यू आपने क्रैक कर लिया तो उसमें आता है। ऑयल एंड गैस कंपनी में आती है फर्स्ट नंबर PSU कोई है तो वो ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL सॉरी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL एंड गेल। देन आफ्टर आती है पावर एंड एनर्जी में विथ नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन लिमिटेड। देन NHPC, फेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड पावर ग्रिड, जो कंपनी है वो पावर एनर्जी में काम करती है। उसके बाद आती है स्टील एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो PSU के अंदर है, वो है सेल। उसके बाद है HAL, BML, वो सब है स्टील एंड मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। उसके बाद आती है माइनिंग मेटल्स, जो माइनिंग करते हैं, वो मेटल का रॉ मटेरियल निकालते हैं और माइनिंग करते हैं। उसमें है NMDC और नाल्को, ये दो कंपनियां काम करती है PSU के अंदर। उसके बाद आता है इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे में बहुत बढ़िया स्कोप है आपका मैकेनिकल इंजीनियर के लिए।
अगर हम इंडियन रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रोल के बारे में बात करें तो उसमें फर्स्ट वन इज द लोकोमोटिव एंड रोलिंग स्टॉक डिज़ाइन। जो लोकोमोटिव है उसको ट्रेन को चलाने के लिए लोकोमोटिव पायलट जो हमको बोलते हैं उसमें हायर किया जाता है मैकेनिकल इंजीनियर को। उसके बाद आता है रोलिंग स्टॉक डिज़ाइन। जो रोलिंग स्टॉक होता है उसको डिज़ाइन करने में और मेंटेनेंस में मैकेनिकल इंजीनियर को हायर किया जाता है। उसके बाद रेलवे वर्कशॉप में और प्रोडक्शन यूनिट में मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत रहती है, उसमें हायर किया जाता है। उसके बाद हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट है, देखे कि हमने बात देखते हैं गुजरात में तो अहमदाबाद से जो मुंबई का तक का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसमें मैकेनिकल इंजीनियर को हायर किया जाता है। वो दो प्रोजेक्ट है, वंदे भारत और बुलेट ट्रेन का। ठीक है, देन आफ्टर आता है डिफेंस एंड एरोस्पेस का जो सेक्टर है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर को हायर किया जाता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है डिफेंस एंड एरोस्पेस का, जो उसमें है फर्स्ट वन इज द डीआरडीओ। उसके बाद आता है एचएएल, इसरो, भेल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। वो सब ये वो गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें आपको हायर किया जाता है। उसमें क्या काम रहता है मैकेनिकल इंजीनियर का? तो फर्स्ट वन इज डिज़ाइन एंड टेस्टिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। जो डिज़ाइन किया जाता है और टेस्ट किया जाता है ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट को टेस्ट किया जाता है। देन आफ्टर आता है एयरक्राफ्ट एंड सैटेलाइट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। उसके बाद आता है वेपन सिस्टम एंड आर्म व्हीकल्स डेवलपमेंट। वेपन सिस्टम और आर्म डेवलपमेंट व्हीकल को डिज़ाइन करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर को हायर किया जाता है। उसके बाद आता है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। द फर्स्ट वन इज द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड द सेकंड इज द बार्क न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर डिज़ाइन। देन आता है CSIR लैब, एडवांस मटेरियल रिसर्च एंड मैकेनिकल सिस्टम। CSIR लैब है वो जो एडवांस मटेरियल आता है उसको रिसर्च करते हैं मैकेनिकल सिस्टम कैसे हो गए। उसके बाद आता है IITs और NITs में टेक्निकल ऑफिसर के रोल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट में। ठीक है, और एक्सेट्रा जो इंडियन गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है उसमें भी आप टेक्निकल ऑफिसर के तहत आप अप्लाई कर सकते हो, और उसकी जो स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम होती है वो पास करके आप प्रोफेसर उस कॉलेजेस में भी बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, ESC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, स्टेट PSC, वो सब आप दे के आप अच्छी से पोस्ट में आप दे सकते हैं। वो टेक्निकल UPSC और जनरल TPSC में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया देखे जैसे कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPW में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES, उसमें जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है, आपने नाम सुना होगा EME स्कूल का नाम सुना है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर को जो हायर करती है। वो एक SSB के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, SSB स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू हायर करती है। उसके पर्टिकुलर एग्ज़ाम होती है और इंटरव्यू होता है 5 डेज़ का, वो सब आपको क्रैक करना रहता है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो मैकेनिकल इंजीनियर को हायर करती है, लेकिन कम, उसमें ज़्यादातर सिविल इंजीनियर को हायर किया जाता है। ठीक है, और स्टेट वाइज भी कई सारी एग्ज़ाम आती है, लाइक ये गुजरात में है तो CPSC होती है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी कई सारी पोस्ट है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और UP से है तो उसमें आती है UPSC, लाइक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी आप कई टेक्निकल ब्रांचेस में आप अप्लाई कर सकते हो। नवल आर्किटेक्चर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, आर्म्ड व्हीकल सिस्टम। जो आर्मी के जो व्हीकल होता है उसको सिस्टम में भी आपको हायर किया जाता है। नवल आर्किटेक्ट में भी आपको हायर किया जाता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस करते हैं उसमें भी आपको हायर किया जाता है। ठीक है, ये सब है तो जॉब रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो अ, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बढ़िया स्कोप है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे कि मैंने बात किया सब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताया, फ्यूचर स्कोप इन प्राइवेट सेक्टर में बताया, गवर्नमेंट सेक्टर में बताया, दोनों में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियर की बहुत फ्यूचर स्कोप है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।